हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे एक चैप्टर इक्विवेलेंट कंसेप्ट के बारे में और इस चैप्टर में हमने बात की थी टॉपिक टाइट्रेशन के लिए। आज की क्लास में भी हम वही टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए आते हैं हमारे टॉपिक पर। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है इक्विवेलेंट कंसेप्ट। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो है इक्विवेलेंट कंसेप्ट और इसके अंदर हमने बात की थी टाइट्रेशन के बारे में। टाइट्रेशन क्या प्रोसेस होता है, जहाँ पर आपको एक सॉल्यूशन दिया गया है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम आपको नोन है, एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसकी या तो कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालनी है या वॉल्यूम आपको निकालना है। हमें ये बात पता है जब नोन और अननोन सॉल्यूशन के बीच में रिएक्शन होगी उसके रिजल्टेंट आपके पास में एक ऐसा एंड पॉइंट ज़रूर आएगा जब सॉल्यूशन 1 नोन सॉल्यूशन के मिली इक्विवेलेंट अननोन सॉल्यूशन के मिली इक्विवेलेंट के बराबर हो जाते हैं। यही हमारे पास में पॉइंट होता है जब हम या तो अननोन सॉल्यूशन का वॉल्यूम या उसकी कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र कर सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। स्टूडेंट, आपको याद हो तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। कैसे हमने किया था? हम बात कर रहे थे एक लॉन्ग ट्यूब हमारे पास में होती है जिसे हम कह देते हैं ब्यूरेट, जिसके बॉटम पर एक स्टॉप कॉर्क लगी हुई होती है कुछ इस तरह से, और इसके नीचे हम लोग एक कैनोनिकल फ्लास्क ले लेते हैं जिसके अंदर हम नॉन सॉल्यूशन रखने वाले हैं। देखो, जो नॉन सॉल्यूशन होता है उसे हमने कहा था टाइट्रेंट, और जो अननोन सॉल्यूशन उसे कहा है हमने टाइट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में फॉर एग्जांपल कोई भी सब्सटेंस एसिड अवेलेबल है जिसके साथ हमने कोई इंडिकेटर रख दिया है, और ये इंडिकेटर जो है ये भी एसिडिक नेचर का ही है। ओके, हम बात कर रहे हैं एसिड बेस टाइट्रेशन के रिवाइज की। हमने एसिड लिया जिसकी नॉर्मेलिटी N1 है, हमने इसका वॉल्यूम मेज़र किया है, वॉल्यूम V1 है, और इसमें कुछ अमाउंट ऑफ इंडिकेटर भी एडेड है। ये इंडिकेटर एसिडिक नेचर का ही था। तो जब हम यहाँ पर कोई बेस ले लेते हैं, बेस, अब देखो ये जो ब्यूरेट है, ये जो लॉन्ग ट्यूब है जिसके बॉटम में स्टॉप कॉर्क होता है, इसे कहा जाता है ब्यूरेट। मैंने इनिशियली इसमें 100 ml सॉल्यूशन ले लिया था बेस का, और मुझे इसकी नॉर्मेलिटी नहीं पता है। ये नॉन सॉल्यूशन है, इट विल वर्क एज टाइट्रेंट, और ये अननोन सॉल्यूशन है, इट विल वर्क एज टाइट्रेट। ये बात आप लोगों को लास्ट क्लास में बता दी गई है। अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं कि एसिड बेस टाइट्रेशन हमने कैसे परफॉर्म किया था। तो जैसे ही हमारे पास में हम स्टॉप कॉर्क की हेल्प से ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड के अंदर इस बेस के सॉल्यूशन को डालते चले जाएंगे, जब तक एसिड का H+ अवेलेबल है और वो बेस के OH से रिएक्शन कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती रहेगी, तब तक इंडिकेटर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होगा, मतलब कलर चेंज शो नहीं करेगा। हमने इंडिकेटर कौन सा लिया था? यहाँ पर हम फिनोल्फ्थेलीन यहाँ पर एज अ इंडिकेटर यूज़ कर रहे थे, जो कि खुद एक एसिडिक नेचर का इंडिकेटर होता है। तो फिनोल्फ्थेलीन कब तक एक्टिवेट नहीं होगा? जब तक कि बेस का OH आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ नहीं रही है, और वो कब तक नहीं बढ़ेगी? जब तक एसिड का H+ अवेलेबल है। क्लियर? जैसे ही सारा का सारा H+ जो एसिड का था वो OH से रिएक्ट कर चुका होगा, और थोड़ी सी भी कॉन्सेंट्रेशन अगर OH- आयन की जो कि बेस से आ रही है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारा फिनोल्फ्थेलीन एक्टिवेट हो जाएगा और हमें ये बता देगा कि हाँ, हमारा एंड पॉइंट आ चुका है। अब देखो, जब एंड पॉइंट आ जाता है तो हमने ये माना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 ml तक का सॉल्यूशन रह गया है, क्योंकि जो ब्यूरेट होता है उस पर मार्क लगा हुआ होता है ना, तो 100 से 40 पर आ गया, मतलब 60 ml कंज्यूम हो चुका है। तो मुझे इसका वॉल्यूम पता चल गया, 60 ml वॉल्यूम।
देखो, अगर 100 से 40 ml तक सॉल्यूशन रह गया है तो हमें पता चल गया 60 ml वॉल्यूम कंज्यूम हो चुका है। तो मुझे बेस का वॉल्यूम पता चल गया है V2, N2 मुझे पता नहीं है। तो एंड पॉइंट पर जब फिनोल्फ्थालीन एक्टिवेट होता है तो हमें ये पता चलता है कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, तो हमें ये पता चलता है, क्या पता चलता है हमें, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड्स आर इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ये बेस के मिली इक्विवेलेंट के बराबर ही होगा। मीन्स N1V1 इज इक्वल टू N2V2। आपको ये बात पता है, हमने ये कहा था कि हमारे पास में N1 नोन है, V1 नोन है, V2 मैंने 60 ml यहाँ पर ले ही लिया है, जिसकी वजह से मुझे बेस के सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पता लग जाएगी। क्लियर? अगर मुझे इसका वैलेंसी फैक्टर भी पता है तो वैलेंसी फैक्टर को नॉर्मेलिटी से डिवाइड करके हम उसकी मोलरिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? मोलरिटी का भी रिलेशन यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास में था एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। चलिए नेक्स्ट जो हम क्लासिफिकेशन और टाइट्रेशन पढ़ रहे थे, जो हमारी आज की क्लास का टॉपिक भी है, वो है हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन। ओके, हमारी आज की क्लास का जो टाइट्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं वो है हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में। व्हाट इज रेडॉक्स टाइट्रेशन? टाइट्रेशन विच इज बेस्ड ऑन, इट इज अ टाइट्रेशन which is based on reduction and oxidation रिएक्शन। जो टाइट्रेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पर बेस्ड होते हैं उन टाइट्रेशन को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। एंड दे आर named according to reagent used, और reagent कह सकते हो, reagent और oxidizing agent used। जो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिएक्शन में, इस टाइट्रेशन में यूज कर रहे हो, उसके नाम के अकॉर्डिंग इसे क्लासिफाई किया जा सकता है, या फिर जो रिएजेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसके नाम के अकॉर्डिंग इसे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो हम सबसे फर्स्ट पार्ट इसमें देख रहे हैं वो है परमैंगनेट टाइट्रेशन। देखिए नाम ही हमें ये बता रहा है, परमैंगनेट टाइट्रेशन वो होगा जहाँ पर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट या हम परमैंगनेट आयन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा? पोटेशियम परमैंगनेट आयन। सेकंड हमारे पास में जो क्लासिफिकेशन है, इट इज़ डाइक्रोमेट टाइट्रेशन। It is dichromate titration. As name indicated, यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा? हमारे पास में पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर डाइक्रोमेट आयन जो है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ कर लेंगे। और थर्ड हमारे पास में होता है आयोडीन को यूज़ करके हम यूज़ कर सकते हैं आयोडीमेट्री टाइट्रेशन, और सेकंड हमारे पास में हो सकता है आयोडोमेट्री टाइट्रेशन। एज द नेम इंडिकेट्स, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं आयोडीन को। इज दिस क्लियर? हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे यूज़ कर रहे हैं? हम आयोडीन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। जो हमारे पास में आयोडीमेट्री टाइट्रेशन होता है इसे डायरेक्ट टाइट्रेशन भी कहा जाता है, और जो आयोडोमेट्री टाइट्रेशन होता है इसे बैक टाइट्रेशन भी कहा जाता है।
क्लियर? क्यों कहा जाता है इसके बारे में 1 बाय 1 करके हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट ये हमारी आज की क्लास का ओवरऑल व्यू हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टाइट्रेशन, दैट इज परमैंगनेट टाइट्रेशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टाइट्रेशन, दैट इज परमैंगनेट टाइट्रेशन। इस टाइट्रेशन के लिए हमने जैसा कि कहा कि इट इज़ अ टाइट्रेशन, परमैंगनेट टाइट्रेशन विच यूजेस KMnO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर पोटेशियम परमैंगनेट को या मैग्नेट आयन को यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर KMnO4 हमारा क्या बन जाता है? इट इज़ टाइट्रेंट, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमें पता होगी। इसको इससे रिएक्ट करा के जिस सॉल्यूशन को हम रिएक्शन करवाएंगे दैट इज टाइट्रेट हमारा बन जाएगा। देखिए यहाँ पर जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इस पूरे प्रोसेस के लिए हो जाएगी वो है कि किस मीडियम में ये सब्सटेंस जो है वो वर्क कर रहा है। पोटेशियम परमैंगनेट आयन जो है, जो एज ए टाइट्रेंट यूज़ हो रहा है, वो किस मीडियम में वर्क कर रहा है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और साथ के साथ उस मीडियम में वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हो जाती है, एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट हो जाता है सिस्टम का। देखो ये चीज़ कैसे वेरी करेगी, ये चीज़ कैसे वेरी करेगी वो देखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ एसिडिक मीडियम में, स्टूडेंट्स अगर आप एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट का परमैंगनेट आयन को यूज़ कर रहे हो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो मैग्नेट आयन है MnO4 जिस पर -2 का चार्ज आ रहा है, इस पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? क्या इस पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, और ये एसिडिक मीडियम में रिड्यूस होकर के बना लेता है Mn+2 आयन। अगर ये मैंगनीज +2 आयन बना रहा है तो आप ये देख सकते हो +7 से +2 में जा रहा है, +7 से +2 में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर गेन हो रहा है कितने का? 5 इलेक्ट्रॉन का। 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन ही है। समझ में आ रही है बात ये आपको? यहाँ पर गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो अगर मैं इसके वैलेंसी फैक्टर की बात करता हूँ, तो वो कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 में जा रहा है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा मीडियम भी इम्पॉर्टेंट है और वैलेंसी फैक्टर क्या आएगा वो भी हमारे लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ बेसिक मीडियम में, अगर मैं बेसिक मीडियम में आपसे बात कर रहा हूँ, तो जो हमारा MnO4-2 आयन है ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास तो ये हमारा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हमारे साथ में। देखो ये जो एसिडिक मीडियम है MnO4-2 नहीं -1 बनाएगा। सॉरी, मैंने भी गलती कर दी कि यहाँ पर +7 बताया आपको, अब +7 होगा। सॉरी, -2 नहीं होता है स्टूडेंट, करेक्ट कर लीजिएगा, मैं करेक्शन बता रहा हूँ। यहाँ पर MnO4- ही बनेगा अगर इसको आयोनाइज करते हो, तब जाके ये +7 से जाएगा +2 में। और यहाँ पर भी MnO4-1 ही है और ये जाएगा MnO4-2 में। ठीक है, ये चला जाएगा MnO4-2 में। स्टूडेंट करेक्शन कर लीजिएगा, एसिडिक मीडियम में परमैंगनेट आयन जो है वो कन्वर्ट होता है मैंगनीज आयन +2 में। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन, परमैंगनेट आयन में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? +7। ठीक है, MnO4-1 है, 2 नहीं है, करेक्ट कीजिएगा। अब ये -1 से -2 में जा रहा है। देखो यहाँ पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? +7, यहाँ पर हो जाएगा +6। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो इट्स अ गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा
1। और अगर हम बात करते हैं इन न्यूट्रल मीडियम में, अगर आप न्यूट्रल मीडियम में इसको रिएक्शन करवा रहे हो तो जो हमारा परमैंगनेट आयन है ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज होगा? ये रिड्यूस ही होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में। इट्स अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +4। आप देख लीजिए +7 से ये +7 से जा रहा है +4 में, इसका मतलब ये कर रहा है गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पर इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 3। स्टूडेंट देख लीजिए, अब एसिडिक मीडियम में परमैंगनेट आयन का वैलेंसी फैक्टर 5 है, बेसिक मीडियम में परमैंगनेट आयन का वैलेंसी फैक्टर 1 है, और न्यूट्रल मीडियम में परमैंगनेट आयन का वैलेंसी फैक्टर 3 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में नोट करके रखनी है। क्लियर? यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो परमैंगनेट आयन के बारे में जाननी ज़रूरी है, और वो ये इट वर्क एज अ सेल्फ इंडिकेटर। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क तो कर ही रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क तो कर ही रहा है, इट ऑल्सो वर्क एज सेल्फ इंडिकेटर। मतलब इसमें आपको दूसरा इंडिकेटर इक्विवेलेंस पॉइंट इंडिकेट करने के लिए ज़रूरी नहीं है। और इट इज़ यूज्ड टू एस्टिमेट। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से आयन हैं जिनको यूज़ करके हम इन्हें एस्टिमेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास में ऑक्सैलिक एसिड है, उसे एस्टिमेट किया जा सकता है। हमारे पास फेरस सॉल्ट हैं, उन्हें एस्टिमेट किया जाता है। ऑक्सैलेट आयन हैं, उन्हें एस्टिमेट किया जा सकता है। साथ के साथ में हमारे पास में जैसे कि पेरोक्साइड्स हैं, उन्हें भी एस्टिमेट किया जा सकता है परमैंगनेट आयन को परमैंगनेट टाइट्रेशन के थ्रू। क्लियर है ये बात? तो स्टूडेंट दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू योर परमैंगनेट टाइट्रेशन। कैसे करते हैं, चलो इसके बारे में हम कैसे करते हैं, चलो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास में एक ब्यूरेट लिया हमने, ये ब्यूरेट है जिसके बॉटम में आपके स्टॉप कॉर्क लगी हुई रहती है, और ये रही हमारी स्टॉप कॉर्क। नीचे हम लोगों ने एक ब्यूरेट कलेक्ट रख लिया है जिसके अंदर हम लोग ले रहे हैं टाइट्रेट को, जिसके अंदर हम लोग ले रहे हैं टाइट्रेट को। टाइट्रेट क्या है? एक अननोन सॉल्यूशन। क्या है टाइट्रेट? हमारा अननोन सॉल्यूशन। इट इज अननोन सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता लेकिन वॉल्यूम हमें पता है, क्योंकि हमने जब हमने कैनोनिकल फ्लास्क में उसे कलेक्ट किया है तो वॉल्यूम ऑलरेडी हमने मेज़र करके ही डाला है। इसका वॉल्यूम हमें पता है। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम V2 ले लिया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता, इसकी कॉन्सेंट्रेशन N2 हमें नहीं पता। ये जो ब्यूरेट है स्टूडेंट, ये जो ब्यूरेट है, इस ब्यूरेट के अंदर हम लोग ले लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का 100 ml सॉल्यूशन। क्या ले लिया हमने? 100 ml सॉल्यूशन। हमने 100 ml सॉल्यूशन ले लिया किसका? पोटेशियम परमैंगनेट का, जिसे मैग्नेट आयन है। तो ये हमारा वर्क कर रहा है टाइट्रेंट के तौर पे, ये हमारा वर्क कर रहा है टाइट्रेंट के तौर पे। ठीक है, मीन्स ये नॉन सॉल्यूशन है, मीन्स ये नॉन सॉल्यूशन है। नॉन सॉल्यूशन मतलब मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो जानता ही हूँ। अब मैंने आपसे ये कहा इट वर्क्स एज अ सेल्फ इंडिकेटर।
जब अननोन सॉल्यूशन को हम इस नोन सॉल्यूशन से रिएक्शन करवा रहे होंगे, हमारे पास ये अननोन सॉल्यूशन कलरलेस है, इसमें कोई कलर नहीं आएगा, ठीक है। परमैंगनेट आयन खुद एक एज ए इंडिकेटर वर्क करता है, जब तक कि इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आ जाता तब तक परमैंगनेट आयन अपना कलर चेंज शो नहीं करेंगे। क्लियर? जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा, हमें ये पता, देखो जैसे ही इक्विवेलेंस पॉइंट आए, इक्विवेलेंस पॉइंट कैसे आएगा? एट इक्विवेलेंस पॉइंट, जो भी आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा उस पर जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर हमारा क्या है, यहाँ पर हमने कहा सेल्फ इंडिकेटर ही है, तो KMnO4 जो होगा वो आपका चेंज करेगा, चेंज कलर, वो कलर को चेंज करने लगेगा और हम क्या है, स्टॉप कॉर्क को बंद करके और ऐड होना स्टॉप कर देंगे। देखो 100 ml लिया था, अब मान लीजिए 60 ml यहाँ पर रह गया है। यहाँ पर मैंने कहा था ब्यूरेट पर इंडिकेशन लगे हुए रहते हैं। 100 ml इनिशियल था, 60 ml रह गया है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना कंज्यूम हो गया है? क्या 40 ml वॉल्यूम हमने कंज्यूम कर लिया है? बिल्कुल। हमने कहा इसका वॉल्यूम हमें पता था, इसकी नॉर्मेलिटी हमें पता है, तो मैं 40 ml को यहाँ पर V2 से रिप्रेजेंट कर, सॉरी देखो KMnO4 सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है N1, इसका वॉल्यूम है V1 जो अभी मैंने कैलकुलेट कर लिया था 40 ml। मैंने कहा था हमें ऑलरेडी इसका वॉल्यूम पता है अननोन सॉल्यूशन टाइट्रेट का, इसकी नॉर्मेलिटी हमें निकालनी है। तो एट इक्विवेलेंस पॉइंट जब पोटेशियम परमैंगनेट कलर शो करेगा इक्विवेलेंस के लिए, तो क्या N1 V1 N2 V2 के बराबर हो जाएंगे? बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें निकालना था N2। तो क्या हमारे पास N1, क्या हमारे पास N1 V1 डिवाइड बाय V2 इज इक्वल टू N2, ये हम निकाल सकते हैं, ये हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल। ये हो गई हमारे पास नॉर्मेलिटी स्टूडेंट, ये हो गई हमारे पास में नॉर्मेलिटी। और अगर मेरे पास ये नॉर्मेलिटी अवेलेबल है, ये नॉर्मेलिटी अवेलेबल है और मैं इसे वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हमारी मोलैरिटी भी आ जाएगी? आ जाएगी या नहीं? जो नॉर्मेलिटी आपको गिवन है उसको वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब नॉर्मेलिटी हमने टाइट्रेशन से कैलकुलेट करी, कौन से मीडियम में ये वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा कि वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। एसिडिक मीडियम है तो 5, बेसिक मीडियम है तो 1, न्यूट्रल मीडियम है तो 3। तो हम मोलैरिटी भी काउंट कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और हमने जो एंड पॉइंट है उसे भी डिटेक्ट कर लिया। क्लियर? एडवांटेज क्या है? परमैंगनेट जो है वो खुद सेल्फ इंडिकेटर की तरह यहाँ पर वर्क करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारे पास में परमैंगनेट टाइट्रेशन के बारे में। नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है हमारे पास डाइक्रोमेट टाइट्रेशन। सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं डाइक्रोमेट टाइट्रेशन के बारे में। अब देखो डाइक्रोमेट टाइट्रेशन है, मैंने कहा था हम डाइक्रोमेट आयन ही यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट ही है। हम यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज़ कर रहे हैं? हम यूज़ कर रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। बट स्टूडेंट ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो डाइक्रोमेट टाइट्रेशन है जिसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज़ कर रहे हैं, ये सेल्फ इंडिकेटर नहीं है। वी हैव टू ऐड एन इंडिकेटर टू हियर। ओके, सो ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम इंडिकेटर क्या यूज़ कर रहे हैं। इंडिकेटर हमारे पास में हो जाता है डाइफिनाइल एमाइन। इट इज़ नॉट फिनॉल, इट इज़ फिनाइल। इट इज डाइफिनाइल एमाइन जिसका कलर ग्रीन टू वायोलेट हमारा चेंज होता है। जो भी ये मीडियम बदलता है, जब ये बेसिक से एसिडिक मीडियम में जाएगा तो इसका कलर ग्रीन टू वायोलेट होगा चेंज। तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम, क्योंकि जो डाइक्रोमेट है वो खुद सेल्फ इंडिकेटर नहीं है, इसलिए। क्लियर? इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट, it is used to estimate,
ये किसे एस्टिमेट करने के काम में आता है? या तो आप फेरस सॉल्ट को एस्टिमेट कर सकते हो या तो आप फेरस सॉल्ट को एस्टिमेट कर सकते हो, या जितने भी आयोडाइड्स होते हैं उन्हें भी आप इसकी हेल्प से एस्टिमेट कर सकते हो। क्लियर है बात ये? देखो, अगर मैं यहाँ पर मीडियम और वैलेंसी फैक्टर की बात करूँ तो हमारे लिए कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये आ जाएगा। देखो, अगर मेरे पास डाइक्रोमेट है एसिडिक मीडियम में, या तो एसिडिक मीडियम में है या फिर न्यूट्रल मीडियम में है, जब आप इसे रिएक्शन करवाते हो, देखो ये है हमारे पास Cr2O7-2, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड टू क्रोमिक आयन Cr+3। कितने में कन्वर्ट हो जाएगा ये? क्रोमिक आयन Cr+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर ये आयोनिक रिएक्शन आप समझ रहे हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें देखना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। देखो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का कितना होगा? डाइक्रोमेट आयन में क्या +6 हो जाएगा? बिल्कुल +6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है? +3। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 3 पर एटम। एक एटम पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 3 का। लेकिन ऐसे क्रोमियम के कितने एटम हैं? 2 एटम अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एटम बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? 2 × 3 मीन्स 6। कितने ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा है? 6 का। तो हमारे पास यहाँ से वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा डाइक्रोमेट का? इट इज़ 6। और याद रखिएगा ये एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम दोनों के लिए है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है, इन बेसिक मीडियम नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जो भी हमारे पास में बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट आयन अगर आप यूज करोगे तो बेसिक मीडियम में नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी फैक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन वैलेंसी फैक्टर, ऑक्सीडेशन नंबर ना लिखिएगा यहाँ पर लिखिएगा वैलेंसी फैक्टर। बेसिक मीडियम में वैलेंसी फैक्टर में कोई चेंज नहीं आता। एसिडिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में ये 6 का चेंज कर लेता है। तो ये था हमारे पास डाइक्रोमेट टाइट्रेशन के बारे में। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि किस मीडियम में कैसे रिएक्ट करता है। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें हम जो रेडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं, जो हमने परमैंगनेट टाइट्रेशन किया और डाइक्रोमेट टाइट्रेशन किया, उसमें हम ये देख रहे हैं कि कौन से रेडिकल का एस्टिमेशन आपको करना है, उसका टाइट्रेशन किसके साथ किया जा रहा है, रिएक्शन क्या होगी, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है उनके बीच में रिलेशन क्या आएगा। मैंने जब आपको परमैंगनेट टाइट्रेशन पढ़ाया था आज की क्लास में, तब बताया था कि हम परऑक्साइड आयन का टाइट्रेशन भी कर सकते हैं। ये हमारे पास में बन गया टाइट्रेंट, ये बन गया हमारे पास में टाइट्रेट। ओके, तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो परमैंगनेट आयन जो है ये H+ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एसिडिक मीडियम में है। अगर एसिडिक मीडियम में है तो हमने ये कहा था परमैंगनेट आयन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, वो खुद रिड्यूस हो जाएगा। Mn ये जाएगा +7 से +2 में, अल्टीमेटली खुद का रिडक्शन हो रहा है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा जा रहा है -1 से 0 में, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, ये हमारी हाफ रिएक्शन हो गई परऑक्साइड आयन के लिए। ये हमारी हाफ रिएक्शन हो गई किसके लिए? परमैंगनेट आयन के लिए। हमें ये बात पता है कि एट द एंड जब इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तो दोनों के मिली इक्विवेलेंट बराबर होने चाहिए और दोनों ही आयोनिक रिएक्शन को हम ऐड करके दिखा देते हैं।
उसके लिए हमें क्या चाहिए, जो भी रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन वाली टर्म नहीं आनी चाहिए और हम दोनों को आपस में ऐड कर दें। अगर हम दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो आप क्या करो, जो हमारी अपर रिएक्शन है इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और जो लोअर रिएक्शन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करने पर जब हमारे पास में इक्विवेलेंस की पॉइंट कंडीशन आएगी तब हमें ये बात पता चलती है कि 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ परमैंगनेट आयन। जब मैं इस रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करके और इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा, तब जाकर के हमारे पास जो रिलेशन सेट होगा इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, मिली इक्विवेलेंट का जो रिलेशन आता है 5 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट विद 2 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ परमैंगनेट आयन। क्लियर? यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो परमैंगनेट आयन का वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, हमारे पास में 5 हो गया है, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में वर्क कर रही है। क्लियर है ये बात? सेकंड, हमने ये कहा था फेरस सॉल्ट जो होते हैं जिससे हमारा फेरस आयन आएगा उसे भी हम परमैंगनेट आयन की बिहाफ पर टाइट्रेट कर सकते हैं। तो ये रही हमारे पास में रिएक्शन, फेरस कन्वर्ट हो रहा है फेरिक में बाय द गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी बाय द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर इसके लिए वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया 1, इसके लिए वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया 1। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ फेरस आयन के लिए वैलेंसी फैक्टर 1 और परमैंगनेट आयन में मैंगनीज का वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5। अगर मैं दोनों आयोनिक रिएक्शन को, दोनों हाफ सेल रिएक्शन को ऐड कर दूं बाय एलिमिनेटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और दोनों को जब हम आपस में ऐड कर देंगे तो एट द इक्विवेलेंस पॉइंट हमें ये बात पता चलती है कि 5 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ आयरन फेरस सल्फेट आर न्यूट्रलाइज्ड बाय और टाइट्रेटेड बाय 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ परमैंगनेट आयन। क्लियर? ये रिलेशन सेट हो गया। देखो हमें क्या करना है, दोनों ही रिएक्शन में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, जो रिजल्टेंट आएगा उस कंडीशन में ये मिली इक्विवेलेंट की कंडीशन शो हो रही होगी। नेक्स्ट, हम फेरस सल्फेट को ही टाइट्रेट कर रहे हैं, परमैंगनेट से नहीं, अब हम डाइक्रोमेट टाइट्रेशन पर आ गए हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्रोमियम जो है वो हमारा +6 कंडीशन से जा रहा है +3 में, बट यहाँ पर एटम 3 ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है, 2 एटम है, इसका मतलब यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा हमारा 6। वैलेंसी फैक्टर 6 क्यों आ रहा है वो अभी मैंने आपको निकाल करके बताया था। और यहाँ पर फेरस टू फेरिक आयन कन्वर्जन के लिए वैलेंसी फैक्टर हमारा आ जाता है 1। अगर मैं इन दोनों हाफ सेल रिएक्शन को ऐड करना चाहूँ तो हम इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, क्योंकि हमें 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उन्हें एलिमिनेट करना है फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट। तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एट द एंड पॉइंट हमें ये पता चलेगा दैट 6 मिली इक्विवेलेंट ऑफ फेरस सल्फेट आर न्यूट्रलाइज्ड बाय कंप्लीटली 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ परमैंगनेट आयन। तो हमने आयरन को परमैंगनेट टाइट्रेशन के थ्रू भी देखा और हमने आयरन को डाइक्रोमेट आयन के थ्रू भी देख लिया है कि क्या रिलेशन होता है। स्टूडेंट, ये जो रिलेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है टू फाइंड आउट, टू सॉल्व योर क्वेश्चंस। क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये रिलेशन आपको याद भी करने हैं और वैसे तो सब समझ में आ भी रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑक्जेलेट आयन के बारे में। ऑक्जेलेट आयन को हम टाइट्रेट कर रहे हैं परमैंगनेट आयन के साथ में। तो ऑक्जेलेट आयन के अंदर हमारे गेन होता है 2 इलेक्ट्रॉन का, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमारा 2 हो रहा है और परमैंगनेट आयन के लिए वैलेंसी फैक्टर आपका 5 आ रहा है, ये हम बात कर चुके हैं। वैलेंसी फैक्टर आ रहा है 5, यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर आ जाता है हमारे पास में 2। तो जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन, दोनों ही रिएक्शन में से मुझे इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करना है तो इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से, इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। दोनों को जब हमने ऐड किया तो एट द इक्विवेलेंस पॉइंट हमें पता चलता है कि 5 मिली इक्विवेलेंट ऑफ डाइक्रोमेट आयंस, 5 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ
ऑक्जेलेट आयन आर न्यूट्रलाइज्ड बाय 2 मिली इक्विवेलेंट ऑफ परमैंगनेट आयन। ये बात समझ में आ गई आप सभी को स्टूडेंट? ये जो टेबल है ये हमारे पास एक समरी है किसकी? डाइक्रोमेट टाइट्रेशन की और परमैंगनेट टाइट्रेशन के बारे में। कैसे वैलेंसी फैक्टर निकाला जाता है, कैसे मीडियम में वो क्या बिहेवियर शो कर रहा होगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो क्या हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझ सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसकी हेल्प से हमें ये पता चलेगा कि इस टेबल की क्या एस्टिमेशन है, इस टेबल की क्या वैल्यू हमारे लिए बन जाती है। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू आर गेनिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाउ many moles of K2Cr2O7 are reduced by 1 mole of फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के 1 मोल से हम K2Cr2O7 के कितने मोल जो हैं वो रिड्यूस कर सकते हैं। देखो, अगर मैं आपसे यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो हमें ये बात पता है कि जो हमारा डाइक्रोमेट आयन है ये कन्वर्ट हो रहा होता है क्रोमिक आयन में। अभी आपको चार्ट के थ्रू बताया था हमने। यहाँ पर गेन हो रहा है, टोटल गेन हो रहा है 6 इलेक्ट्रॉन का। देखो, पर एटम 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज 3 है, 2 क्रोमिक आयन है, तो हम बात कर रहे हैं गेन हो रहा है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का। तो इसका वैलेंसी फैक्टर हमारे पास बन जाता है 6। इसका वैलेंसी फैक्टर क्या बन जाता है? 6। अगर मेरे पास फॉर्मिक एसिड अवेलेबल है, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और यहाँ पर इसका वैलेंसी फैक्टर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 2। देखो, एट द कंडीशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट, एट द कंडीशन ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट, एट इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा? मिली इक्विवेलेंट of Cr2O7-2 must be equal to the milli equivalent of formic acid। बात समझ में आ रही है ये? तो अगर मिली इक्विवेलेंट की बात करूं तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, इट मस्ट बी इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, क्या मैं इसे मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम भी कर सकता हूँ? यस, ये मेरे पास में मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम भी आ जाएगा। वॉल्यूम हमारा यहाँ पर सेम ही है क्योंकि हम वॉल्यूम हमारा तो नहीं, वॉल्यूम हमारा सेम नहीं है, बट हम यहाँ पर मोल्स के बिहाफ पर भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास में देखो कितने मोलैरिटी को मोल्स में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम अगर हमारा सेम ही है तो। देखो, वॉल्यूम हमारा सेम है, वॉल्यूम से वॉल्यूम हमने कैंसिल आउट कर दिया, मोल्स आ गए x इंटू वैलेंसी फैक्टर है 6, और यहाँ पर मोल्स क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं, फॉर्मिक एसिड के 1 दिया गया है, वैलेंसी फैक्टर है 2। तो x हमारे पास क्या है यहाँ पर? मोल्स ऑफ डाइक्रोमेट आयन। तो मोल्स ऑफ डाइक्रोमेट हमारे पास आयन कितने हो जाएंगे? 2/6, 2/6 इज इक्वल टू 1/3 मोल। मीन्स हम 1 मोल फॉर्मिक एसिड को यूज करके 1/3 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन जो है या क्रोमिक या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट को रिड्यूस कर सकते हैं।
ये समझ में आ गई बात आप लोगों को? हमने नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लिया और मोलैरिटी से हमने मोल निकाल लिए। तो जो चीज़ें सेम वॉल्यूम है, ये बात ध्यान रखिएगा, सेम वॉल्यूम है, वॉल्यूम कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पर हमने ये बात फाइंड आउट की बाय यूजिंग द टेबल जो आप लोगों को पहले दी गई थी। क्लियर है? तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। हम लोगों ने आज की क्लास में देखा कि जो रेडॉक्स टाइट्रेशन है उसमें डाइक्रोमेट टाइट्रेशन और परमैंगनेट टाइट्रेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।